हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सब जानते हैं सीटेट के फॉर्म्स आपके आ भी गए हैं, फिल होने भी शुरू हो चुके हैं और आपका पेपर भी फरवरी में होना है। तो उसी को देखते हुए हम अपनी जीएस की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। इसका सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे टॉपिक वाइज, बिल्कुल सिलेबस कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम अपने प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आज हमारी सीटेट की फर्स्ट क्लास होगी। सीटेट के लिए नहीं, आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, लेकिन मेनली हम सीटेट को प्रिपेयर करेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट क्लास हमारी एंशिएंट हिस्ट्री से होगी। एंशिएंट और हम मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम टॉपिक वाइज अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट क्लास है हमारी, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन आपके किसे कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को, अशोक महान को या आपके समुद्रगुप्त को। तो जो आपका भारत का नेपोलियन कहा जाता है वो आपके समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। इतिहासकार विसेंट आर्थर स्मिथ जो थे, इनकी रचना आपकी द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया थी। इन्होंने इसमें समुद्रगुप्त की वीरता और उसकी विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी है। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहने वाले कौन थे, ये थे आपके विसेंट आर्थर स्मिथ। कौन थे आपके, विसेंट आर्थर स्मिथ थे। और इनके द्वारा लिखित पुस्तक क्या है, इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी वो है आपकी अर्ली दी अर्ली हिस्ट्री द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में इन्होंने क्या लिखा, इस पुस्तक में इन्होंने समुद्रगुप्त मौर्य के वीरता और उसकी विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसने कहा था, विसेंट आर्थर स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह था। तो प्रथम शासक कौन था जिसने कौन सी उपाधि धारण की थी, आपके परम भागवत की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या आपका श्रीगुप्त। तो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला शासक था आपके समुद्रगुप्त ही था। ठीक है, समुद्रगुप्त ने आपके कौन सी उपाधि धारण की, आपके परम भागवत। नालंदा एवं गया के ताम्र पत्रों के अनुसार समुद्रगुप्त वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। और इसकी कुछ पुस्तकों में परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला शासक आपके चंद्रगुप्त द्वितीय को भी बताया गया है। कुछ पुस्तक है आपकी इतिहास की, उन्होंने क्या बताया, आपके चंद्रगुप्त द्वितीय को भी परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला बताया है। लेकिन आपका जो आयोग है, ये आपके आयोग ने भी इस प्रश्न का उत्तर क्या माना था, चंद्रगुप्त द्वितीय माना था, परंतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर आपके समुद्रगुप्त माना है। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा आपका, समुद्रगुप्त होगा। तो प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह कौन था, आपके समुद्रगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है। तो किस वंश का शासनकाल आपके स्वर्ण युग कहा जाता है। कौन सा शासन, आपका मौर्य, शुंग, गुप्त या आपका मगध। तो जो आपका गुप्त वंश था, गुप्त वंश के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्तकालीन इतिहासकारों ने भारत का स्वर्ण युग कहा है। गुप्त काल को इतिहासकारों ने क्या कहा, आपके भारत का स्वर्ण युग कहा है। इस काल को क्लासिक युग यानी कि आपके क्लासिकल एज या भारत का पेरिक्लीन युग भी कहा जाता है। गुप्त वंश को क्या कहते हैं, आपके क्लासिक युग भी कहा है, क्लासिक युग। ओके जी, अपनी जिन विशेषताओं के कारण गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है वे इस प्रकार हैं। महान सम्राटों का काल था, श्रेष्ठ शासन था,
आर्थिक समृद्धि थी, धार्मिक सहिष्णुता का काल था, भारतीय संस्कृति प्रचार का काल था, साहित्य, विज्ञान एवं कला के उत्कर्ष का काल था। इसीलिए वंश जो आपका गुप्त वंश था इसको स्वर्ण युग कहा गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि के द्वारा प्रतिपादित आपकी दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन या आपका उत्तर मीमांसा। तो कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है आपकी सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन के प्राचीनतम संप्रदायों में परिगणित है। ये भारत के आपके प्राचीनतम संप्रदायों प्राचीनतम संप्रदायों में आपके परिगणित है। महर्षि कपिल को सांख्य दर्शन का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने सांख्य सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। कपिल मुनि जो है इन्होंने आपके सांख्य सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। सांख्य सूत्र सांख्य सूत्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी आपके? ये की थी आपके कपिल मुनि ने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। अब भाई योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि, गौतम, जैमिनी या आपके शंकराचार्य। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि है। महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का प्रतिस्थापक आचार्य माना जाता है। यद्यपि भारतीय परंपरा में योग साधना का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। उपनिषद, महाभारत, भगवत गीता के साथ साथ जैन और बौद्ध मतों में योग संबंधी क्रियाओं का विवेचन प्राप्त होता है। सर्वप्रथम जो आपके सर्वप्रथम जो क्या था योग दर्शन प्रतिपादित किसने किया था? आपके पतंजलि ने ही सुसंबद्ध दार्शनिक सिद्धांत के रूप में योग का विवेचन किया, इसलिए इसे पतंजलि दर्शन भी कहा जाता है। योग दर्शन को क्या कहा जाता है? आपके पतंजलि दर्शन भी इसको कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। अब न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? चवार्क ने, गौतम ने, कपिल ने या आपके जैमिनी ने। तो न्याय दर्शन को जो प्रचारित किया था वो आपके गौतम ने किया था। न्याय दर्शन का प्रवर्तन गौतम ने किया था, जिन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिन्हें आपके अक्षपाद भी कहा जाता है। न्याय का शाब्दिक अर्थ तर्क या निर्णय होता है। न्याय दर्शन में आपके 16 पदार्थ या तत्वों का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। इसके अंदर आपके न्याय दर्शन के अंदर 16 तत्वों को स्वीकार किया गया है। ओके, 16 तत्व ठीक है, पदार्थ या तत्वों के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। और यहाँ पर आपके न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ गौतम कृत न्याय सूत्र है। न्याय दर्शन के ग्रंथ की बात करें, न्याय दर्शन का ग्रंथ कौन सा है? तो वो है आपका ग्रंथ क्या है आपका? न्याय सूत्र। न्याय सूत्र। और न्याय सूत्र रचित किसके द्वारा है? न्याय सूत्र किसके द्वारा रचित है? ये आपके न्याय सूत्र रचित है गौतम द्वारा। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। इन्हें आपके अक्षपाद भी कहा जाता है। इसमें आपके 16 तत्वों और पदार्थों को स्वीकार किया गया है। और न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ भी है जिसका नाम है न्याय सूत्र, जिसे लिखा किसने है? गौतम ने रचित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? आपके न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से या आपके वैश्विक से। तो करेक्ट आंसर होगा आपके मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित है। इसे पूर्व मीमांसा, कर्म मीमांसा या धर्म मीमांसा भी कहते हैं। क्या क्या इसको कहते हैं आपके? इसको पूर्व मीमांसा भी कहते हैं, कर्म के सिद्धांत को पूर्व मीमांसा भी कहते हैं
और आपके कर्म मीमांसा भी कहते हैं, कर्म मीमांसा, और क्या कहते हैं आपके, धर्म मीमांसा, धर्म मीमांसा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है आपके, ये संबंधित है आपके मीमांसा से, और इसे आपके क्या क्या कहते हैं, पूर्व मीमांसा कहते हैं इसको। और आपके क्या कहेंगे, पूर्व मीमांसा, कर्म मीमांसा, या आपके धर्म मीमांसा भी इसको कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था। एलोरा गुफाएं जो हैं उनका निर्माण किसने करवाया था, पल्लवों ने, चोलों ने, राष्ट्रकूटों ने, या आपके पालों ने। तो एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था आपके राष्ट्रकूटों ने। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। किसने करवाया था निर्माण एलोरा गुफाओं का, राष्ट्रकूटों ने। राष्ट्रकूट शासक उत्साही निर्माता थे। जो राष्ट्रकूट शासक थे ये आपके उत्साही निर्माता थे, ठीक है। उन्होंने महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया। ये गुफाएं अपने शैलकृत स्थापत्य के लिए विश्व प्रसिद्ध है, और वर्ष 1983 में यूनेस्को द्वारा इन्हें विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। तो कहाँ पर स्थित है ये एलोरा गुफाएं, कहाँ पर स्थित है ये एलोरा गुफाएं आपके, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के आपके औरंगाबाद जिला, जो वर्तमान में आपके किस नाम से जाना जाता है, वर्तमान नाम क्या है उसका, वर्तमान नाम है इसका आपके छत्रपति संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर। ओके, यहाँ पर ये स्थित है एलोरा गुफाएं, और इन्हें, एलोरा की गुफाओं को आपके वर्ष 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, घोषित किया गया। ओके, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था, राष्ट्रकूटों ने करवाया था, और राष्ट्रकूट आपके उत्साही निर्माता थे। एलोरा गुफा स्थित कहाँ है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, वर्तमान नाम है आपके छत्रपति संभाजी नगर, और वर्ष 1983 में यूनेस्को द्वारा इन्हें विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, और ये गुफाएं अपने शैलकृत स्थापत्य के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, नरसिंह देव वर्मन ने, राजेंद्र चोल ने, अशोक ने, या आपके कृष्ण देव राय ने। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो आपके नरसिंह देव वर्मन ने बनवाया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर ये आपके स्थित कहाँ पर है, कहाँ पर स्थित है ये आपके पुरी में स्थित है। ओके, पुरी स्थित कोणार्क का विशाल सूर्य मंदिर नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने बनवाया। यह मंदिर आपकी 13वीं शताब्दी का है, 13वीं शताब्दी का ये मंदिर है, तथा अपनी विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को आपके काला पैगोडा भी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं आपके, इसको काला पैगोडा भी कहते हैं, काला पैगोडा, यानी कि आपके ब्लैक पैगोडा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर का स्थित कहाँ पर है, पुरी में स्थित है, 13वीं शताब्दी का मंदिर है, इसको काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, और ये अपनी विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है, बनवाया था इसे नरसिंह देव वर्मन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, संगम साहित्य में तोलकप्पियम एक ग्रंथ है। तो संगम साहित्य में आपके तोलकप्पियम एक कैसा ग्रंथ है आपका, तमिल कविता का, तमिल व्याकरण का, तमिल वर्षु शास्त्र का,
तमिल राजशास्त्र का। तो तोलकप्पियम आपके ग्रंथ है तमिल व्याकरण का। तोलकप्पियम के प्रणयनकर्ता तोलकप्पियर ऋषि अगस्त्य के 12 योग शिष्यों में से एक थे। यह एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना सूत्र शैली में की गई थी। इसकी रचना आपकी किसमें की गई है? सूत्र शैली में इसकी रचना हुई है। और इसकी रचना की किसने है आपके? किसने की आपके? तोलकप्पियर। तोलकप्पियर। और ये तोलकप्पियर कौन थे आपके? ये ऋषि अगस्त्य के 12 योग्य शिष्यों में से एक थे। ये तमिल व्याकरण ग्रंथ है और इसकी रचना आपके सूत्र शैली में हुई है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये आपका तमिल व्याकरण का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? शिल्पादिकारम का लेखक था। शिल्पादिकारम का लेखक कौन था? इलांगो, पर्णर, करिकार, विष्णु स्वामिन। तो कौन था आपके शिल्पादिकारम का लेखक? शिल्पादिकारम का लेखक था आपके इलंगो। शिल्पादिकारम का लेखक इलंगो आडगिल था। यह संगम साहित्य का महत्वपूर्ण काव्य है। ये आपके संगम साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन है, शिल्पादिकारम का लेखक इलिंगो अडगिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? मुद्रा राक्षस लेखक मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? इसमें से अश्र घोष है, विशाखा दत्त है, कालिदास है या आपका भास है। तो कौन है आपके विशाखा दत्त के सॉरी मुद्रा राक्षस के लेखक? वो है आपके विशाखा दत्त। मुद्रा राक्षस की रचना गुप्तकालीन संस्कृति कवि एवं नाटककार विशाखा दत्त ने की थी। विशाखा दत्त आपके गुप्तकालीन थे। विशाखा दत्त आपके गुप्तकालीन कवि और नाटककार थे। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। मुद्रा राक्षस में आपके गुप्त मौर्य और आपके चंद्रगुप्त मौर्य ये मेनली आपके इस ग्रंथ में मिलते हैं। ओके, किसमें? आपके मुद्रा राक्षस में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? विशाखा दत्त ने लिखी है। विशाखा दत्त कौन थे आपके? ये आपके गुप्तकालीन संस्कृति कवि और आपके नाटककार थे। और जो इनका ग्रंथ है ये मुद्रा राक्षस, इसमें मेनली आपके मौर्य का इतिहास मिलेगा और चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश ये ग्रंथ आपके डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। तो इसमें से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? यानी कि इनमें से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन है? कौन सा है आपका? सितार, वीणा, सरोद या तबला। तो करेक्ट आंसर होगा आपका वीणा। वीणा जो है ये आपके सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। यह प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति एवं संगीत का भाग रही है। जबकि सितार, सरोद और आपके तबला ये क्या है आपके? ये मध्यकालीन वाद्य यंत्र हैं। मध्यकालीन वाद्य यंत्र हैं। और जो वीणा है ये आपका प्राचीन वाद्य यंत्र है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? मिलिंद पन्हो क्या है आपका? मिलिंद पन्हो क्या है आपका? संस्कृत नाटक है, जैन वृत्तांत है, पाली ग्रंथ है, नेक्स्ट फारसी महाकाव्य है। तो मिलिंद पन्हो है आपका पाली ग्रंथ है। मिलिंद पन्हो क्या है आपका? एक पाली ग्रंथ है। पाली ग्रंथ मिलिंद पन्हो में बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा हिंद यवन शासक मिनाडर मिलिंद के संवाद हैं। क्या मिलता है आपके मिलिंद पन्हो में? इसके अंदर आपके बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा आपके हिंद यवन शासक मिनाडर यानी कि आपके मिलिंद, इनका संवाद
संवाद इसके अंदर है। ओके, मिलिंद पन्हों में आपके बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा हिंद यवन शासक मीनादर के संवाद हैं। तो ये क्या है आपका, ये एक पाली ग्रंथ है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अजंता और एलोरा गुफाएं हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं आपकी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, आपके मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, या आपके राजस्थान में है। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं आपकी कहाँ पर है? ये आपके महाराष्ट्र में है। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। कहाँ पर है आपके? औरंगाबाद में है, औरंगाबाद। और इसका वर्तमान नाम क्या है यहाँ पर? वर्तमान नाम है इसका आपका छत्रपति संभाजी, छत्रपति संभाजी नगर, यहाँ पर ये स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दर्शन प्रचारक आपका सही सुमेलित है? तो इसमें आपको बताने की इसमें से आपका कौन सा सही सुमेलित है। वैशेषिक आपके पतंजलि से संबंधित है, न्याय आपके गौतम से, नेक्स्ट है हमारा मीमांसा कणव से, और उत्तर मीमांसा आपके कपिल से। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्याय आपके गौतम से संबंधित है। न्याय दर्शन किससे संबंधित है? गौतम से संबंधित है। वैशेषिक किससे संबंधित है? आपके वैशेषिक आपके कणाद मुनि से संबंधित है, कणाद मुनि से। नेक्स्ट क्या है हमारा, मीमांसा, ये आपके कणव, मीमांसा आपके किससे संबंधित है? ये आपके जैमिनी से संबंधित है, जैमिनी से। और उत्तर मीमांसा किससे संबंधित है आपके? उत्तर मीमांसा आपके कपिल से संबंधित नहीं है। किससे संबंधित है उत्तर मीमांसा? बाद रायन, बादरायण से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन है? तो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक आपके कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है, रजिया है, या आपका बलबन है। तो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक है आपका इल्तुतमिश। कौन है आपका दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक? इल्तुतमिश। दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति गौर के किसी शासक से नहीं अपितु खलीफा से प्राप्त की। खलीफा ने इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उस सारे क्षेत्र में कर दी जो उसने विजित किया, और उसे सुल्तान आजम की उपाधि प्रदान की। इल्तुतमिश ने आपके सुल्तान ए आजम की उपाधि भी इसको मिली, सुल्तान आजम की उपाधि। इस प्रकार वह विधिक रूप से दिल्ली का प्रथम स्वतंत्र सुल्तान था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी ने जयचंद को आपके किस युद्ध में पराजित किया था? तराइन का युद्ध, चंदावर का युद्ध, और आपके कन्नौज का युद्ध। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, चंदावर का युद्ध 1194 में। 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के आपके गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित किया था। जयचंद जो था ये आपके कौन था? गहड़वाल था। चंदावर वर्तमान में आपके कहाँ पर है? फिरोजाबाद जिले में यमुना तट पर स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, चंदावर का युद्ध 1194। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी? तो कौन सा सुल्तान था दिल्ली का जिसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? कौन था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, या आपका सिकंदर लोदी। तो वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की और अपने सिक्कों पर अंकित करवाया।
वह संपूर्ण विश्व को जीतने की अभिलाषा रखता था और साथ ही एक नवीन धर्म चलाने की भी, किंतु अपने वफादार मित्र एवं कोतवाल अलाउल मुल्क की सलाह पर उसने अपना विचार त्याग दिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिकंदर सानी के मनोपाधि धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जाजिया लगाया था? तो दिल्ली का कौन सा सुल्तान है जिसने ब्राह्मणों पर भी जाजिया कर लगाया था आपके? बलबन ने, फिरोज तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो वो है आपके फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर भी जाजिया लगाया गया था। उस समय तक ब्राह्मण इस कर से मुक्त रखे गए थे। फिरोज के इस कदम के विरुद्ध दिल्ली के ब्राह्मणों ने भूख हड़ताल की थी तथा अंत में दिल्ली के अन्य हिंदुओं ने ब्राह्मणों के हिस्से का जाजिया स्वयं देने का निर्णय लिया था। ओके, तो ब्राह्मणों पर भी जो जाजिया लगाया था ये आपके फिरोज तुगलक ने लगाया था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? तो कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे आपके? 8 मंत्री, 8 तेलुगु कवि, 8 महान सेनापति, 8 परामर्शदाता। तो वो थे आपके 8 तेलुगु कवि। कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर में साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है। जो कृष्णदेव राय का आपका कृष्णदेव राय का शासनकाल है ये किसके लिए आपके क्लासिक युग माना जाता है? क्लासिक युग माना जाता है किसके लिए आपके? विजयनगर के लिए। विजयनगर। कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर में साहित्य के क्लासिक युग माना जाता है। उसके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता है वो सुशोभित करते थे। इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। कृष्णदेव राय ने आपके आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में आपके पेडाना सर्व प्रमुख था जो संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृष्णदेव राय के अष्टदिग्गज आपके 8 तेलुगु कवि थे और कृष्णदेव राय के शासनकाल को विजयनगर का क्लासिक युग माना जाता है और इसने आंध्र भोज की उपाधि भी धारण की थी कृष्णदेव राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से किसको हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? तो किसको हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है आपके? किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को, मलिक मोहम्मद जायसी को, कबीर को या आपके अब्दुल रहीम खाने खाना को? तो ये माना जाता है आपके अमीर खुसरो को। हिंदी खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। वह हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था। ये आपके हिंदी और आपके फारसी, हिंदी फारसी दोनों ही भाषाओं के विद्वान था अमीर खुसरो। नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। और जो आपकी नई फारसी काव्य शैली थी सबक ए हिंदी और आपका सबक ए हिंदी और हिंदुस्तान शैली, इनका जो आपके जन्मदाता है वो कौन था आपका? वो भी अमीर खुसरो है। इनका जन्मदाता कौन है? वो भी आपका अमीर खुसरो है। उसका कहना था न लफ्जे हिंदुइस्त अज फारसी कम, अर्थात हिंदी का शब्द फारसी से कम नहीं है। उसने खड़ी बोली हिंदी के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदी की खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को जाना माना जाता है। ये हिंदी फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था और सबक हिंदी और हिंदुस्तान शैली आपके अमीर खुसरो द्वारा ही प्रचलित की गई थी। अमीर खुसरो को इनका जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? तो कौन सा प्रथम कवि था जिसने अपनी फारसी कविताओं में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? अमीर खुसरो, अमीर हसन, अबू तालिब कलीम, फैजी। तो करेक्ट आंसर होगा आपका अमीर खुसरो। अमीर खुसरो फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविताओं में भारत के पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं का चित्रण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया। संगीत यंत्र आपके तबला का प्रचलन किसने किया? आदिल शाह ने, अमीर खुसरो ने, तानसेन ने, बैजू बावरे ने। तो ये क्या था आपके? अमीर खुसरो ने। संगीत यंत्र तबला और सितार का प्रचलन 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने ही किया था। तबला और आपका सितार इन दोनों का प्रचलन किसने किया था? दोनों का प्रचलन ही आपके अमीर खुसरो ने किया था। अमीर खुसरो ने। ओके। और कब क्या था आपकी? 13वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी में। 13वीं 13वीं शताब्दी में किया था। संगीत यंत्र तबला तथा सितार का प्रचलन 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने किया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया है? तो भारत का सादी किसे कहा गया? आपके अमीर हसन, अमीर खुसरो, अबू तालिब कलीम, चंद्रभान ब्राह्मण। तो ये किसे कहा गया? आपके अमीर हसन को। अमीर हसन ए दहलवी को उसकी उच्च स्तरीय गजलों के कारण भारत का सादी कहा गया है। अमीर हसन ए दहलवी इसको इसकी आपकी उच्च स्तरीय उच्च स्तरीय गजलों के कारण उच्च स्तरीय गजलों के कारण इसको क्या कहा गया? आपके भारत का सादी कहा गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? आपके यूनानियों ने, अंग्रेजों ने, तुर्कों ने या आपके मुगलों ने? तो ये क्या आपके तुर्कों ने। भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो चोगान का शौकीन था। जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो यानी कि आपके चोगान का शौकीन था। कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो का शौकीन था। इसी खेल के दौरान घोड़े से गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हुई थी। और इसी खेल में आपके घोड़े से गिरने के कारण इसकी आपकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की आपके 1210 ईस्वी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया था और कुतुबुद्दीन ऐबक आपके पोलो का शौकीन था और इसी खेल के दौरान घोड़े से गिर जाने के कारण 1210 में आपके कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु भी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? तो रामानुजाचार्य आपके किससे संबंधित हैं? भक्ति से, द्वैतवाद से, विशिष्ट द्वैत से या आपके एकेश्वरवाद से? तो रामानुजाचार्य संबंधित है आपके विशिष्ट द्वैत से। प्रख्यात वैष्णव आचार्य रामानुज ने सगुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया। उनके मत को विशिष्टत्ववाद कहा जाता है जिसका अर्थ है ब्रह्म अर्थात ईश्वर अद्वैत होते हुए भी जीव तथा जगत की शक्तियों द्वारा विशिष्ट है। उनके अनुयायी वैष्णव कहलाए। रामानुजाचार्य के जो आपके अनुयायी ये आपके क्या कहलाए? वैष्णव कहलाए। वैष्णव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी।
तो बाद बाबर ने आपके सर्वप्रथम बादशाह की पदवी कहाँ पर धारण की थी? फरगना में, काबुल में, दिल्ली में या आपके समरकंद में? तो बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी काबुल में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाबर ने अपने फरगना शासनकाल में 1501 ईस्वी में समरकंद पर अधिकार किया। ओके, समरकंद पर कब अधिकार किया था? समरकंद पर अधिकार किया इसने 1501 ईस्वी में समरकंद पर अधिकार किया, जो मात्र 8 महीने तक उसके कब्जे में रहा। समरकंद और फरगना का शासक उसके हाथों से निकल जाने के बाद उसने काबुल की ओर रुख किया और 1504 में उसने काबुल विजय किया। 1504 में काबुल विजय की और काबुल में उसने 1506-7 में अपने अनुगामियों का मनोबल बढ़ाने हेतु अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई उपाधि मिर्जा का त्याग कर नई उपाधि पातशाह धारण की। पातशाह इसने आपके मिर्जा उपाधि का त्याग कर आपके पादशाह उपाधि धारण की थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये आपके किसके मध्य हुआ? बाबर और राणा सांगा, हेमू और मुगल, हुमायूं और शेर खान, बाबर और इब्राहिम लोदी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था आपकी बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। किस किस के बीच हुआ था? आपके बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध आपके 21 अप्रैल 1526 में हुआ। 21 अप्रैल पानीपत का प्रथम युद्ध आपके 21 अप्रैल 1526 में बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। बाबर के पास विशिष्ट सुविधाएं थी। उसके तोपखाने ने इस युद्ध में आश्चर्यजनक कार्य किया। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या अधिक होते हुए भी पराजित हुई और इब्राहिम लोदी रण क्षेत्र में मारा गया। फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया और 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। कब? आपके 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को घोषित किया बादशाह घोषित कर और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ 21 अप्रैल 1526 और 27 अप्रैल 1526 में बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित करके भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो बाबर का जो ग्रंथ है बाबरनामा, उसमें उसने आपके कौन से हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? उड़ीसा, गुजरात, मेवाड़ या आपका कश्मीर। तो कौन से राज्य का आपके वर्णन किया है? मेवाड़ का उल्लेख उसने किया है। बाबर ने अपनी आत्मकथा में जिन 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है उनमें से एक विजयनगर तथा दूसरा मेवाड़ है। एक मेवाड़ है और दूसरा क्या है आपका? विजयनगर। ओके, बाबर लिखता है कि हम लोग काबुल में ही थे तो राणा सांगा ने उपस्थित होकर उसकी ओर से निष्ठा प्रदर्शित की थी और यह निश्चय था कि सम्मानित बादशाह इस ओर से दिल्ली के समीप पहुंच जाए तो राणा सांगा इस ओर से आगरा पर आक्रमण कर दूंगा। तुर्की भाषा में बाबर द्वारा लिखित यह ग्रंथ संसार की प्रमुख ऐतिहासिक आत्मकथाओं में आपके स्थान रखता है। तो बाबरनामा आपकी कौन सी भाषा में है? तुर्की भाषा में। तुर्की भाषा में है, आपके बाबर द्वारा लिखी गई है और उसमें आपके मेवाड़ और विजयनगर 2 राज्यों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? लाल किले के निर्माण का श्रेय का अधिकारी कौन है? तो लाल किले का निर्माण आपके किसने करवाया? सिकंदर लोदी ने, अकबर ने, जहांगीर ने या आपके शाहजहां ने? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहां, ऑप्शन डी। अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानबाद नामक एक नगर की स्थापना की तथा वहां अनेक सुंदर एवं
वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया। शाहजहां बाग के भवनों में लाल किला प्रमुख है। ये आपके चतुर्भुज आकार का किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किले के नाम से प्रसिद्ध है। इस किले के पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाजा एवं दक्षिणी द्वार का नाम दिल्ली दरवाजा है। तो निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया निर्माण इसका। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था आपके शाहजहां ने। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? मुगल सम्राट में शाहजहां ने करवाया, जो आपके सबसे महान भवन निर्माण करता था। शाहजहां आपके सबसे महान भवन निर्माण करता था। भवन निर्माण कर्ता इसको कहते हैं। शाहजहां को मुगल सम्राटों में सबसे महान भवन निर्माण करता था ये। जामा मस्जिद दिल्ली के लाल किले के बाहर ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। इसके आपके 3 प्रवेश द्वार हैं, जिनमें पूर्वी प्रवेश द्वार से बादशाह नमाज पढ़ने आया करता था। अन्य 2 प्रवेश द्वारों से सामान्य प्रजा आया करती थी। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, शाहजहां ने इसको बनवाया और शाहजहां को आपके महान भवन निर्माणकर्ता भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा शासक है जिसको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम द्वितीय, औरंगजेब या आपका आदिल शाह? तो जिंदा पीर किसको कहते हैं? औरंगजेब को। औरंगजेब जो कुछ दूसरों पर लागू करना चाहता था, उसका वह स्वयं अभ्यास करता था। उसके व्यक्तिगत जीवन का नैतिक स्तर ऊंचा था। वह अपने युग के प्रचलित पापों से दृढ़ता पूर्वक अलग रहता था। इस प्रकार उसके समकालीन उसे शाही दरवेश समझते थे। क्या कहते थे उसको आपके? शाही दरवेश। ओके। और इसको मुसलमान जो कहते थे उसको जिंदा पीर के नाम से जानते थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था। दिल्ली में आपके लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या आपके औरंगजेब ने? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हम्म, क्या करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर हमारा? औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किले के अंदर औरंगजेब ने संगमरमर की एक मस्जिद, मोती मस्जिद का निर्माण करवाया, जबकि शाहजहां ने लाल किले के बाहर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। शाहजहां ने आपके लाल किले के बाहर बाहर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। किसका? जामा मस्जिद। लाल किले के बाहर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया शाहजहां ने, और दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। और ये आपके किससे निर्मित है? ये आपके संगमरमर की एक मस्जिद है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया? तो जहांगीर ने आपके किस कला को संरक्षण दिया? चित्रकला को, स्थापत्य कला को, मूर्ति कला को या आपके संगीत कला को? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा? तो वो आपके चित्रकला को दिया था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा? ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सूची को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची एक में आपके सम्राट दे रखे हैं, दूसरी सूची में उनका मकबरा दे रखा है। तो आपको बताने की किसका मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो बाबर का मकबरा कहाँ पर है? आपके काबुल में है। नेक्स्ट अकबर का मकबरा कहाँ पर है? सिकंदरा में है। जहांगीर का मकबरा है आपके लाहौर में, और शाहजहां का मकबरा है आपके आगरा में। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल है? तो गुरु नानक का जन्म स्थल कौन सा स्थान है आपका? अमृतसर, नामा या आपके ननकाना या आपका नांदेड़? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा? ऑप्शन सी, ननकाना।
ननकाना गुरु नानक का जन्म स्थल था, जिसे तलवंडी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसको? तलवंडी। तलवंडी के नाम से भी इसको जाना जाता है। उक्त स्थान पर इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म कब हुआ? आपकी जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469 में, 1469, 1469 को हुआ था। यह पश्चिम पंजाब पाकिस्तान के ननकाना साहिब जिले में स्थित है। कहाँ पर ये स्थित है? आपके पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी पंजाब में ये आपके स्थित है। ओके। और इनकी मृत्यु कब हुई? मृत्यु कब हुई थी आपकी गुरु नानक की? मृत्यु हुई इनकी 1539 में। कहाँ पर हुई? डोरा बाबा, डोरा बाबा, डोरा बाबा यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई। ये आपके कहाँ पर है? करतारपुर पाकिस्तान में, करतारपुर पाकिस्तान। ओके। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गुरु नानक का जन्म स्थल आपके ननकाना है। 15 अप्रैल 1469 को इनका जन्म हुआ। इसको आपके तलवंडी के नाम से भी जाना जाता है, जो आपके पश्चिमी पंजाब में है। मृत्यु कब हुई? 1539। डोरा बाबा है जगह, वहां पर इनकी मृत्यु हुई, जो आपकी करतारपुर पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किस सिख ने, कौन से सिख है आपके? सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की। तो कौन से सिख सिख गुरु हैं जिन्होंने आपके गुरुमुखी प्रारंभ की? गुरु नानक, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, या आपके गुरु अंगद? तो करेक्ट आंसर होगा आपका गुरु अंगद। गुरुमुखी किसने प्रारंभ की? गुरु अंगद ने। गुरुमुखी पंजाबी शब्द आपके गुरामुखी से बना है, जिसका अर्थ है गुरु के मुख से। गुरुमुखी लिपि की वर्णमाला का सृजन दूसरे सिख गुरु अंगद द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? गुरु अंगद द्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? खालसा के संस्थापक गुरु थे। तो खालसा के संस्थापक गुरु कौन थे आपके? हर राय, हरकिशन, तेग बहादुर, या आपके गोविंद सिंह? तो करेक्ट हो जाएगा आपका गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु थे ये आपके, 10वें गुरु। सिखों के 10वें और आपके अंतिम गुरु, 10वें और आपके अंतिम गुरु। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय खालसा पंथ में परिवर्तित कर दिया। खालसा पंथ यानी कि आपकी सैनिक संप्रदाय। ये आपका खालसा पंथ जो था, ये सैनिक संप्रदाय था। उन्होंने संपूर्ण सिख समुदाय को खालसा पुकारा। प्रत्येक सिख को अपने नाम के आगे सिंह उपाधि लगाने के लिए कहा, तथा प्रत्येक को केश, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने के आदेश दिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी। तो अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद कहाँ पर थी आपके? गुप्त प्रशासन में, चोल प्रशासन में, विजयनगर प्रशासन में, या आपके मराठा प्रशासन में? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मराठा प्रशासन में। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की। अष्टप्रधान की व्यवस्था किसने की थी आपकी? शिवाजी ने। शिवाजी ने अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया। 8 मंत्री इसमें नियुक्त किए गए थे। 8 मंत्री इसमें नियुक्त किए गए थे। कौन कौन से थे 8 मंत्री? वो थे आपके पेशवा, पेशवा, नेक्स्ट आपका अमात्य, पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, सेनापति, और आपके पंडित राव, पंडित राव, और आपके न्यायाधीश। और कौन थे आपके? न्यायाधीश। ठीक है। कौन कौन थे 8 मंत्री? पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव, और आपके न्यायाधीश। ये शिवाजी के राज्य प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की तरह भांति कार्य करते थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा?
फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था। तो फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने क्या निर्मित कराया? मोती महल, पंच महल, रंग महल या आपका हीरा महल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर हमारा क्या निर्मित करवाया था उन्होंने? पंचमहल। ओके। फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा बनवाई गई इमारतों में आपकी दीवाने आम है। फतेहपुर सीकरी में क्या क्या बनवाया? आपके दीवाने आम, दीवाने खास, दीवाने खास, दीवाने आम, दीवाने खास, कोषागार, कोषागार और आपके ज्योतिषी की बैठक, ज्योतिषी की बैठक, पंचमहल और आपका पंचमहल, खास महल, तुर्की सुल्ताना की कोठी, तुर्की सुल्ताना की कोठी और आपके जोधाबाई का महल, जोधाबाई का महल और हवा महल, हवा महल, मरियम की कोठी, मरियम की कोठी और आपका बीरबल की कोठी, बीरबल, बीरबल की कोठी। ये आपके प्रसिद्ध हैं। वहां पर फतेहपुर सीकरी में। इनमें पंचमहल आपके पिरामिड के आकार का 5 मंजिला भवन था जिसका नक्शा बौद्ध विहारों से प्रेरित है। तो पंचमहल ये आपके पिरामिड था। कैसा था ये आपके? पिरामिड के आकार का, पिरामिड के आकार का 5 मंजिला भवन, 5 मंजिला भवन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? दिल्ली के पुराने किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया? तो किसने करवाया आपके? शेरशाह सूरी ने, अकबर ने, बाबर ने या आपके शाहजहां ने? शाहजहां ने। किसने करवाया? आपके करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपके शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। दिल्ली के पुराने किले के भवनों के साथ यहाँ के वर्तमान स्वरूप का निर्माण शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल 1540 से आपके 1545 के बीच करवाया। यह किला नई दिल्ली में यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आपके नई दिल्ली में, नई दिल्ली में यमुना के तट पर, यमुना के तट पर स्थित है। ठीक है। यहाँ किला कोहना मस्जिद शेर मंडल आदि भवन शेरशाह द्वारा बनवाए गए थे। और क्या क्या बनवाया था इसने आपके? और आपका किला कोहना, किला कोहना और आपका क्या? शेर मंडल, शेर मंडल। ये भी किसने बनवाए थे? आपके शेरशाह सूरी ने ही बनवाए थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला कोहना का निर्माण किसने किया था? तो किला कोहना का निर्माण किसने करवाया? हुमायूं ने, शेरशाह ने, अकबर ने या आपके शाहजहां ने? तो किला कोहना का निर्माण करवाने वाले थे आपके शेरशाह सूरी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दिल्ली के पुराने किले का निर्माण हुमायूं ने करवाया था। दिल्ली स्थित पुराने किला के भवनों, किला कोहना मस्जिद, शेर मंडल आदि का निर्माण आपके शेरशाह सूरी ने करवाया। शेरशाह सूरी ने आपके किला कोहना और आपका शेर मंडल, इनका निर्माण करवाया। और दिल्ली का जो पुराना किला है, दिल्ली का पुराना किला, पुराना किला, इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण करवाया था आपके हुमायूं ने। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा? ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला कोहना का निर्माण करवाया शेरशाह ने और इसके साथ साथ आपके शेर मंडल भी है वहां पर जिसका निर्माण करवाया शेरशाह सूरी ने। और दिल्ली का जो पुराना किला है इसका निर्माण करवाया हुमायूं ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है? तो कौन सा चिश्ती संत है जिसको चिराग ए दिल्ली कहा जाता है? मोइनुद्दीन है, फरीदुद्दीन है, निजामुद्दीन औलिया है या आपके नासिरुद्दीन है? तो वो है आपके नासिरुद्दीन। शेख नासिरुद्दीन महमूद शेख निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य थे। ये जो आपके शेख नासिरुद्दीन, ये आपके किसके शिष्य थे? ये आपके किसके शिष्य थे? ये शिष्य थे आपके किसके? निजामुद्दीन औलिया के। निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। यह अपनी पदवी चिराग ए दिल्ली अर्थात दिल्ली के चिराग के नाम से प्रसिद्ध हुए। किसके नाम से? दिल्ली के चिराग, दिल्ली के चिराग के नाम से ये आपके प्रसिद्ध हुए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली के चिराग दिल्ली किसको कहा जाता है? नासिरुद्दीन को। और शेख नासिरुद्दीन ये किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और इनकी आपके दिल्ली के चिराग के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? तो कौन सा सूफी संत है जो आपके महबूब ए इलाही कहलाते थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, आपका शेख निजामुद्दीन औलिया। तो महबूब ए इलाही किसको कहा गया? आपके महबूब ए इलाही कहा गया शेख निजामुद्दीन औलिया को। चिश्ती सिलसिले के सूफी संत शेख फरीद के शिष्य शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 से अधिक सुल्तानों का राज्य देखा। जो आपके शेख निजामुद्दीन औलिया थे, ये चिश्ती सिलसिले के चिश्ती सिलसिले के सूफी संत सूफी संत शेख फरीद के शिष्य थे। कौन थे? शिष्य थे। ये आपके शेख निजामुद्दीन औलिया थे। इन्होंने आपके सात सात से अधिक सुल्तान 7 से अधिक सुल्तानों का राज्य देखा। 7 से अधिक सुल्तानों का राज्य इन्होंने देखा, जो कि एक के बाद एक सत्तासीन होते रहे, किंतु वे कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। जो शेख निजामुद्दीन औलिया थे, ये कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही यानी कि आपके ईश्वर का प्रिय, क्या कहा जाता है? आपके ईश्वर का प्रिय, महबूब इलाही और आपके सुल्तान उल औलिया, क्या कहा जाता है इनको? सुल्तान उल औलिया। सुल्तान उल औलिया यानी कि आपके संतों का राजा, संतों का राजा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा? ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। महबूब इलाही आपके शेख निजामुद्दीन औलिया को कहा गया। ये जो थे शेख निजामुद्दीन औलिया थे, ये चिश्ती सिलसिले के सूफी संत शेख फरीद के शिष्य थे और इन्होंने 7 से अधिक सुल्तानों का राज्य देखा। इन्हें महबूब इलाही ईश्वर का प्रिय और सुल्तान उल औलिया संतों का राजा भी कहा गया है। और 7 सुल्तानों का उन्होंने राज्य देखा, सुल्तानों का जो शासन काल था वो देखा, लेकिन ये कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक थी? तो कौन थी? थी आपकी रजिया सुल्तान, चांद बीबी या आपकी दुर्गावती या आपकी नूरजहां? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा? रजिया सुल्तान। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी और इसका शासन काल था आपका 1236 से 1240 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जाजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? जो जाजिया कर था वो वापस से किसने लगाया था अपने शासनकाल में? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या हुमायूं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा? ऑप्शन बी, औरंगजेब ने वापस से इसको लगाया था। अकबर महान ने अपने साम्राज्य से जाजिया कर समाप्त किया था। अकबर ने तो इसको समाप्त किया था
और औरंगजेब ने इसको वापस से लगाया था आपके 1679 में, इसको वापस से लगा दिया था जाजिया कर को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई? तो कौन सा सुल्तान था आपका, जहांगीर, शाहजहां, मोहम्मद शाह या आपका अकबर? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, मोहम्मद शाह। टप्पा शैली मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के दरबार में परिष्कृत और आपके विकसित हुई। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची में आपके स्मारक दे रखे हैं, दूसरी सूची में निर्माता दे रखे हैं। तो दिल्ली का लाल दरवाजे का निर्माण करवाया आपके अलाउद्दीन खिलजी ने, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी अकबर ने, मोती मस्जिद आगरा शाहजहां, मोती मस्जिद दिल्ली औरंगजेब। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे। अकबर के शासनकाल में आपके ध्रुपद गायकों में कौन सम्मिलित थे आपके, तानसेन, हरिदास, सूरदास, विलास खान। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो कौन कौन थे आपके, तानसेन थे और आपके हरिदास थे। अकबर के शासनकाल के दौरान तानसेन और स्वामी हरिदास प्रमुख ध्रुपद गायक थे। विलास खान जहांगीर के दरबार का प्रमुख संगीतज्ञ था। विलास खान जो था ये आपके जहांगीर जहांगीर के दरबार का प्रमुख संगीतज्ञ था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने अपना प्राचीन और हमारा मध्यकालीन इतिहास जो था वो लगभग कंप्लीट कर लिया है। तो कैसी लगी आपको क्लास, लाइक जरूर करना, शेयर करना ज्यादा से ज्यादा, कमेंट कर जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।